दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं प्रस्तुत करती हूं महान उपन्यासकार प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी दो बैलों की कथा। कहा जाता है कि प्रेम की भाषा पशु भी समझते हैं। वे भी प्रेम का उत्तर प्रेम से ही देते हैं। ऐसे ही एक प्रेम की कहानी दो बैल, हीरा और मोती की है, जिनको जूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। एक बार किसी कारण झूरी को उन बैलों को अपने ससुराल छोड़ना पड़ता है, लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इसलिए जल्दी से वे उस चंगुल से छूट के अपने घर जाना चाहते हैं। कैसे दो बैल कठिनाइयों का सामना कर वापस पहुंचते हैं, जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट ऑफ कर दीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर दीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर और पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हो। एक दूसरे से दूर। आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति महसूस करिए। महसूस करिए कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। गहरी सांस लें
और सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं और फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। जानवरों में गधा को इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिहीन जानवर समझता है। हम जब किसी आदमी को मूर्ख या बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह के ही संबोधित किया करते हैं। क्या गधा सचमुच बेवकूफ होता है या उसके सीधेपन ने उसे यह पदवी दे दी है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, बच्चे वाली गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब और छोटा जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी भी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहे इस गरीब को मारो पीटो, चाहे जैसी खराब सड़ी गली हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद छाया हुआ रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें
पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पर आदमी हमेशा से उसे बेवकूफ कहता आया है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं ना देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यहां गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है, और भी कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः अगर देखा जाए तो उसका स्थान तो गधे से भी नीचा है। झूरी काक्षी के पास 2 बैल थे, जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों बैल पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे कद काठी के और ताकतवर। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों बैलों में घनिष्ठ भाईचारा जैसा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता है, हम यह तो नहीं कह सकते, परंतु अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य आज तक वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्यार दुलार प्रकट किया करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, बल्कि केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी महसूस होती रहती है। ठीक वैसे ही जिस वक्त इन दोनों बैल हीरा मोती को हल या बैलगाड़ी में जोत दिए जाता, तो दोनों गर्दन हिला हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद
दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर, दुलार करके अपनी थकान मिटा देते। नाद में खली भूसा पर जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इससे प्रतीत होता है कि दोनों में बहुत ही घनिष्ठ प्रेम था। एक बार की बात है, संयोग से झूरी ने अपने दोनों बैलों हीरा मोती को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। वे समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले को घर तक बैलों को ले जाने में दांत तो पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़ आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था और काम ले लेते। हम दोनों को तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की भी शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। जैसे रखा वैसे रह लिया। फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या का समय हो गया। दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो दोनों में से एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों जैसे से लग रहे थे। दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में आपसी सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सभी लोग सो गए, चारों तरफ सन्नाटा पड़ गया,
तो दोनों ने जोर मारकर अपने अपने पगहे तोड़ डाले और अपने घर की तरफ चले। पगहे बहुत ही मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में से इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल हीरा और मोती चरनी पर खड़े हैं। दोनों ही गर्दनों में आधा आधा रस्सी लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमलिंगन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर रहा होगा। घर और गांव के बच्चे जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल तो किसी के पास भी ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है ये दोनों, अगले जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर खड़े देखा तो जल भून उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं। ये दोनों की एक भी दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह कटाक्ष ना सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते दोनों बेचारे। झूरी के पत्नी ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो हो बैलों को खिलाना जानते हो जो, और तो सभी लोग पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, अगर चारा मिला होता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, भागे इसीलिए कि मेरा भाई तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं फिरते। खिलाते हैं तो उनसे ढेर सारा खेत भी जोतते हैं।
ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी। वही हुआ भी। मजदूर को बोला गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने जब नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई रस। खाए तो खाए क्या। आशा भरी निगाहों से दोनों द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मजदूर ने कहा, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। झूरी बोला, चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को बैलगाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी तो इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। उसकी टीटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, मगर दोनों स्वाभिमानी थे। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। दूसरे दिन झूरी के साले ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ में भी ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, मोती, यहां से भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली थी। झूरी का साला 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला,
कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। हीरा ने समझाया। नहीं भाई, चुपचाप खड़े हो जाओ। मोती, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा आज। हीरा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। कुशल हुई कि उसने इस बार मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके लोग समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही सलामती होगा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया और सोचा, चलो यहां भी कोई सज्जन रहता है। दोनों बैल बेचारे दिन भर जोते जाते, दंड खाते, शाम को नाद पर बांध दिए जाते, फिर वही रूखा सूखा खाने को देते। मगर रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों बैल दुर्बल ना होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा, क्या करना चाहते हो? मोती, 1-2 को सिंगों पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अगर कहीं कुछ हो गया तो यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। मोती, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हीरा, हां, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? मोती, इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे।
अचानक घर का द्वार खुला और वही बालिका निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगी। दोनों अपनी पूंछ खुशी से हिलाने लगे। उसने दोनों बैलों के माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां ये लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। अचानक बालिका चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो। गाय ने पीछा किया। दोनों और भी तेज हुए भागे। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। जल्दी जल्दी में यहां तक कि मार्ग का ज्ञान भी न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। वहीं बगल के खेत में हरी हरी मटर लगी थी। दोनों वहीं चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें फिर से घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक ना सुनी। अभी 2-4 घास खाए ही थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला हो। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। यहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। कई जानवर तो इतने कमजोर हो गए थे कि खुद खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। रात को भी जब कुछ भोजन को ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए।
आओ दीवार तोड़ डाले। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग से दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साह और बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अच्छा, तो ला फिर, मैं भी जोर लगाता हूं, मोती ने कहा। मोती ने भी दीवार में सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर दोनों की हिम्मत और बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर मेहनत की। आखिर के कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी पूरी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां, इसके बाद भैंस भी खिसक गए। मोती अब भी अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने कहा, आंखों में आंसू लाकर, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? यह कहते हुए मोती अपने बंधु के पास आकर सो बैठ गया। कुछ ही देर में चौकीदार आ गए। उन्होंने इस चीज का जिम्मेदारी हीरा मोती को ठहराया और कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं दिया। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उनसे उठा तक नहीं जाता था। एक दिन दोनों मित्र निकाले गए नीलामी के लिए। अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्र को खरीद लिया। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। वह भय के मारे गिरते पड़ते भागे चले जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी पर जाने पर डंडा जमा देता था। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूं। मोती ने कहा, यह जाने देगा? हीरा बोला,
इसे मैं मार गिराता हूं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आता था। वहीं झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने भी आकर दोनों बैलों हीरा मोती के माथे चूम लिए। दोनों बैलों की आंखों में भी आंसू थे। और यहां समाप्त होती है आज की कहानी। अब निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलकें धीरे धीरे भारी हो रही हैं। निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें। सांसों पे ध्यान दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।